नमस्कार। मैं साक्षी मिश्रा जुडिशियल वर्ड के हिंदी केस लॉ सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस गहन विश्लेषण में जो भारत के प्रमुख कानूनी मामलों को समझाने के लिए समर्पित है। आज हम चर्चा करेंगे शायरा बानो बनाम भारत संघ पर, एक ऐसा मामला जिसने धार्मिक प्रथाओं और महिलाओं के अधिकारों पर देशव्यापी बहस छेड़ी और सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में परिणत हुआ जिसने ट्रिपल तलाक की प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यह मामला न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लैंगिक समानता के लिए चल रहे संघर्ष का एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस एपिसोड में हम आपको ट्रिपल तलाक की उत्पत्ति, विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क, अदालत के मुख्य निष्कर्ष और इस फैसले के व्यापक प्रभावों के माध्यम से लेकर चलेंगे। तो आराम से बैठें और इस महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई की यात्रा पर चलें। सबसे पहले हम ट्रिपल तलाक को समझते हैं। मामले में गहराई से जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि ट्रिपल तलाक क्या है और यह इतना विवादास्पद क्यों था। ट्रिपल तलाक, जिसे तलाक उल बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामी कानून के तहत एक ऐसी प्रथा है जहां एक मुस्लिम व्यक्ति एक ही सत्र में तलाक शब्द 3 बार कहकर अपनी पत्नी को तुरंत तलाक दे सकता था, चाहे वह मौखिक हो, लिखित हो या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से हो। यह तलाक का रूप अद्वितीय है क्योंकि यह अपरिवर्तनीय होता है। एक बार शब्द कह दिए जाने के बाद विवाह तुरंत समाप्त हो जाता है और पुनर्मिलन के लिए कोई स्थान नहीं बचता। इस प्रथा की व्यापक रूप से आलोचना की गई क्योंकि यह मनमाना और भेदभावपूर्ण था, क्योंकि इसने पुरुषों को महिलाओं के बिना किसी कानूनी सहारे के विवाह समाप्त करने का अधिकार दिया। इसने अक्सर महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से असुरक्षित छोड़ दिया, जिनके पास कोई कानूनी उपाय नहीं था। ऐतिहासिक रूप से ट्रिपल तलाक का पालन भारत में कुछ मुस्लिम समुदायों द्वारा किया जाता था, विशेष रूप से सुन्नी मुसलमानों में। हालांकि इसे इस्लामी विचारधारा के सभी स्कूलों में समान रूप से स्वीकार नहीं किया गया था और कई इस्लामी देशों ने पहले ही इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, यह मानते हुए कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और यह महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है। अब आइए देखते हैं शायरा बानो बनाम भारत संघ का पूरा मामला क्या था। शायरा बानो की कहानी साहस और दृढ़ता की कहानी है। अक्टूबर 2015 में उत्तराखंड की एक मुस्लिम महिला शायरा को उनके पति रिजवान अहमद ने ट्रिपल तलाक दे दिया। 15 साल की शादी के बाद उनके पति ने तलाक शब्द 3 बार कहकर उनका रिश्ता समाप्त करने का फैसला किया। शायरा, जो इससे तबाह हो गई थी और जिसके पास कोई सहारा नहीं था, ने इस प्रथा को अदालत में चुनौती देने का निर्णय लिया। शायरा बानो का मामला सिर्फ उनके व्यक्तिगत दुख का मुद्दा नहीं था, यह भारत में कई मुस्लिम महिलाओं द्वारा अनुभव की गई प्रणालीगत अन्याय के खिलाफ एक चुनौती थी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका ने तर्क दिया कि ट्रिपल तलाक, साथ ही निकाह, हलाला और बहुपत्नी विवाह उनके भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। शायरा ने अदालत से यह घोषणा करने की मांग की कि ये प्रथाएं असंवैधानिक हैं क्योंकि ये समानता, गैर भेदभाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है। उनके मामले ने लैंगिक न्याय और भारत में विवाह और तलाक को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों के ढांचे के भीतर सुधार की आवश्यकता के व्यापक मुद्दों को उजागर किया। अब हम शायरा बानो बनाम भारत संघ की पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। शायरा बानो द्वारा पेश की गई कानूनी चुनौती अलगाव में नहीं उभरी, यह भारत में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में सुधार की व्यापक आंदोलन का हिस्सा था, जिसे महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में अपने भेदभावपूर्ण पहलुओं के लिए लंबे समय से आलोचना का सामना करना पड़ता था। इस मामले का पृष्ठभूमि धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के बीच जटिल संबंध में निहित है, विशेष रूप से भारत जैसे विविध देश में। भारत में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून का संचालन मुस्लिम व्यक्तिगत कानून शरीयत
अनुप्रयोग अधिनियम 1937 द्वारा किया जाता है, जो मुस्लिम विवाह, तलाक और विरासत पर शरिया कानून लागू करता है। हालांकि इस्लामी न्यायशास्त्र में ट्रिपल तलाक जैसी प्रथा को समान रूप से स्वीकार नहीं किया गया था और कई विद्वानों ने इसे इस्लाम विरोधी माना। शायरा बानो की याचिका सीधे तौर पर इन प्रथाओं की संवैधानिकता को चुनौती दे रही थी, तर्क देते हुए कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 15 भेदभाव का निषेध, 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। उनके मामले को विभिन्न महिला अधिकार समूहों, कानूनी विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला, जिन्होंने इस मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के भीतर लैंगिक असमानताओं को संबोधित करने और आवश्यक सुधार लाने के अवसर के रूप में देखा। अब आइए इस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर गौर करें। याचिकाकर्ता शायरा बानो एक मुस्लिम महिला जिन्हें ट्रिपल तलाक के माध्यम से तलाक दिया गया था। प्रतिवादी भारत संघ, उनके पति रिजवान अहमद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। प्राथमिक चुनौती, शायरा की याचिका ने ट्रिपल तलाक की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह मनमाना था और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना था। उन्होंने निकाह, हलाला और बहुपत्नी विवाह की प्रथाओं को चुनौती देने की कोशिश की, जिनके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण थे। मामला तेजी से एक राष्ट्रीय बहस बन गया, जिसमें दोनों पक्षों की मजबूत राय थी। जहां कुछ ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथा माना, वहीं अन्य ने इसे एक पुरानी और अनुचित प्रथा के रूप में देखा, जिसे समाप्त करने की आवश्यकता थी। अब शायरा बानो बनाम भारत संघ के मुख्य मुद्दे को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो इस मामले के परिणाम को निर्धारित करेंगे। पहला, क्या ट्रिपल तलाक इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया गया है? अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो व्यक्तियों और अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की अनुमति देता है। हालांकि अदालत को यह निर्धारित करना था कि क्या ट्रिपल तलाक वास्तव में इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है, और यदि नहीं, तो क्या इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जा सकता है। दूसरा मुद्दा ये था कि क्या ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से उनके समानता, गैर भेदभाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। अदालत को यह विचार करना था कि क्या यह प्रथा मनमानी और भेदभावपूर्ण थी, और क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती थी। तीसरा मुद्दा कि क्या ट्रिपल तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। अंतिम मुद्दा यह था कि क्या अदालत को ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक और शून्य घोषित करना चाहिए, जिससे भारत में इस प्रथा का अंत हो सके। ये मुद्दे एक ऐतिहासिक फैसले के लिए मंच तैयार करते हैं, जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या के लिए दूरगामी प्रभाव डालेंगे। अब हम याचिकाकर्ता, प्रतिवादी और अन्य हितधारकों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न तर्कों का विश्लेषण विस्तार में करेंगे। शायरा बानो याचिकाकर्ता का समर्थन करने वाले तर्क इस प्रकार हैं। शायरा बानो की कानूनी टीम वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नेतृत्व में यह तर्क दिया कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक था, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता था। उन्होंने बताया कि मनमानी और भेदभावपूर्ण प्रथा, ट्रिपल तलाक की प्रथा महिलाओं को बिना किसी कानूनी उपाय के असुरक्षित छोड़ देती है। यह मनमानी है और इसके लिए महिलाओं की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह उनके लिए भेदभावपूर्ण हो जाता है। दूसरा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इस प्रथा की अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 15 भेदभाव का निषेध और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन किया, जिससे यह असंवैधानिक हो गई। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ट्रिपल तलाक इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं था और इसलिए यह अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण का हकदार नहीं था। इस्लामी न्यायशास्त्र के कई स्कूलों ने इसे अवैध और इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ माना था।
सायरा बानो का समर्थन करने वाले तर्क जो श्री सलमान खुर्शीद द्वारा दी गई थी वो इस प्रकार हैं। सलमान खुर्शीद एक वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो इस मामले में न्याय मित्र अमिची क्यूरी के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने तर्क दिया कि पाप लेकिन वैध की धारणा। उन्होंने बताया कि ट्रिपल तलाक को इस्लाम में पाप के रूप में देखा गया था, लेकिन इसे कानूनी मान्यता प्राप्त थी। हालांकि इस मान्यता का मतलब यह नहीं था कि यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वह इस प्रथा को निरस्त कर दे, क्योंकि यह इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ था और इससे महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता था। उन्होंने कहा कि यह एक प्रथा थी जो इस्लामी दुनिया के कई देशों में पहले ही समाप्त हो चुकी थी और भारत को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन करने वाले तर्क जो श्री कपिल सिब्बल द्वारा दिया गया था, उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा। सिब्बल ने तर्क दिया कि ट्रिपल तलाक इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा था और इस प्रकार यह अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित था। उन्होंने कहा कि अदालत को धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो संविधान द्वारा संरक्षित है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक एक प्रथा थी जिसे कई मुसलमानों द्वारा मान्यता प्राप्त थी और इसे समाप्त करना उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अदालत को धार्मिक मामलों पर निर्णय लेने से बचना चाहिए और इसे विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। अब हम भारत संघ का समर्थन करने वाले तर्क जो श्री मुकुल रोहतगी द्वारा दी गई थी वो देखते हैं। रोहतगी ने जोर देकर कहा कि ट्रिपल तलाक एक मनमानी और भेदभावपूर्ण प्रथा थी जो महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती थी। उन्होंने कहा कि राज्य का कर्तव्य था कि वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करे और इस प्रथा को समाप्त करे। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रिपल तलाक इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं था और यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षित भी नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह प्रथा संविधान के खिलाफ थी, अदालत को इसे समाप्त करने का अधिकार था और इसके लिए विधायिका की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अब हम मनोज गोयल जो शायरा के पति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनका तर्क देखते हैं। गोयल जी ने यह कहा कि अदालत को इस प्रथा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसे विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक एक धार्मिक प्रथा थी और इसे कानूनी रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, चाहे वह इस्लामी न्यायशास्त्र के भीतर विवादास्पद हो। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया जाता है तो अन्य धार्मिक प्रथाओं पर भी अदालत को इसी प्रकार का निर्णय देना होगा, जिससे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का एक खतरनाक मिसाल स्थापित हो जाएगा। अब हम मामले के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। बहस के दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह निर्णय लेने का महत्वपूर्ण कार्य था। अदालत ने ट्रिपल तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया, यह निर्णय लेते हुए कि यह महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। अदालत ने कहा और अदालत ने माना भी कि ट्रिपल तलाक मनमानी थी और मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती थी, विशेष रूप से उनके समानता, गैर भेदभाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का। इस प्रथा को अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत असंवैधानिक घोषित किया गया। अदालत ने ट्रिपल तलाक को शून्य और असंवैधानिक घोषित किया, जिससे भारत में इस प्रथा का अंत हो गया। यह निर्णय लैंगिक न्याय और महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत था। मुख्य न्यायाधीश J.S. खेहर और न्यायमूर्ति S. अब्दुल नज़ीर द्वारा दी गई अल्पमत राय ने तर्क दिया कि ट्रिपल तलाक पापपूर्ण और अवांछनीय था, लेकिन यह इस्लामी प्रथा का हिस्सा था और इसे अदालत द्वारा खारिज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि विधायिका को कानून में सुधार का नेतृत्व करना चाहिए। शायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस निर्णय के बाद भारत सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2017 पेश किया, जिसे बाद में मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के रूप में अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम ने ट्रिपल तलाक की प्रथा को आपराधिक अपराध बना दिया,
जिसके लिए 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। अधिनियम की मुख्य विशेषताओं को अब हम विस्तार से देखेंगे। ट्रिपल तलाक का अपराधीकरण। इस अधिनियम ने ट्रिपल तलाक की प्रथा को आपराधिक घोषित किया, जिससे यह एक संज्ञेय अपराध बन गया, जिसका अर्थ है कि मुस्लिम पुलिस बिना वारंट के पति को गिरफ्तार कर सकती है। महिलाओं की सुरक्षा, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अधिनियम मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे उन्हें तलाक के बाद अपने बच्चों की कस्टडी और अपने पतियों के रखरखाव की मांग करने का अधिकार मिलता है। विवाद और आलोचना पे देखते हैं। जहां इस अधिनियम को महिलाओं के अधिकारों के लिए एक जीत के रूप में सराहा गया, वहीं इसे एक नागरिक मामले को अपराधीकरण करने के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा, जिससे मुस्लिम पुरुषों की गिरफ्तारी और कारावास हो सकता है। आलोचकों ने तर्क दिया कि कानून का दुरुपयोग हो सकता है और यह समुदाय के भीतर लैंगिक असमानता के मूल कारणों को संबोधित नहीं करता। अब अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो भारत ट्रिपल तलाक के खिलाफ कार्रवाई करने वाला पहला देश नहीं था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र और तुर्की सहित कई इस्लामी देशों ने पहले ही इस प्रथा को समाप्त कर दिया था, यह मानते हुए कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और इससे महिलाओं को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में मुस्लिम परिवार कानून अध्यादेश 1961 ने सुधारों को पेश किया, जो पति को अपनी पत्नी को तलाक देने से पहले स्थानीय संघ परिषद को लिखित सूचना देने की आवश्यकता थी, जिससे ट्रिपल तलाक की प्रथा प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। बांग्लादेश में भी मुस्लिम परिवार कानून अध्यादेश 1961 के तहत इसी तरह के सुधार लागू किए गए थे। शायरा बानो बनाम भारत संघ में निर्णय ने भारत को इन देशों के साथ एक पंक्ति में ला खड़ा किया, जिसने वैश्विक स्तर पर लैंगिक न्याय के लिए चल रहे संघर्ष को बल मिला। इस मामले ने भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए विवाह और तलाक के मुद्दे पर व्यापक बहस को भी प्रेरित किया और व्यक्तिगत कानून में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। शायरा बानो बनाम भारत संघ का मामला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह न केवल ट्रिपल तलाक की प्रथा के अंत का प्रतीक था, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ा कदम था। यह मामला इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक व्यक्ति का साहसिक कदम एक प्रथा को चुनौती देने और उसे समाप्त करने के लिए एक बड़ा आंदोलन बन सकता है, जो समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ भेदभाव करता है। इस निर्णय ने भारत में धार्मिक और लैंगिक समानता के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला है और व्यक्तिगत कानूनों के सुधार की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। यह महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई की जीत थी और इसका प्रभाव आने वाले वर्षों तक महसूस किया जाएगा। इससे जुड़ी कहानी और सामाजिक चर्चाओं ने भारतीय समाज में लैंगिक न्याय के महत्व को पुनः स्थापित किया और यह सुनिश्चित किया कि महिलाएं, चाहे वे किसी भी धर्म की हों, अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम भारत के सबसे महत्वपूर्ण कानूनी मामलों और उनके सामाजिक प्रभावों की खोज में अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे।